Very good morning to all of you, my students. सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऑब्वियसली के 12वीं क्लास के ही चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के बाद हमको पूरे इलेक्ट्रिसिटी को जो 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उस 4 पार्ट में पहला पार्ट जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, दूसरा पार्ट इंस्ट्रूमेंट है और उसके बारे में जो भी है एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल है, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट जो है हमारा वो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मतलब थर्मल इफेक्ट है, और चौथा जो पार्ट हमारा वो केमिकल इफेक्ट है। इस 4 पार्ट को नीट के बेसिस पर हम लोग जो सिलेबस हम लोग को मिलता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। याद रखिएगा कि 6% जो है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी से नीट में क्वेश्चन रहता है। 6% का मतलब हो गया कि आपका लगभग 3 क्वेश्चन रहेगा इससे, और 3 क्वेश्चन में जो जिस टॉपिक को भी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस पोर्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं, उस पोर्शन में जो है कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन रहता है, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट्स को, उस पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली बात है कि हम जो पढ़े थे क्लास 10 में देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के 3 इफेक्ट को पढ़ा था। वहां पर क्या था इफेक्ट? क्लास 7 में पढ़ते थे हम लोग केमिकल इफेक्ट, 8 में तो पढ़े हीटिंग इफेक्ट, और 8 में ही मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये 3 इफेक्ट को हम पढ़े थे। उसी 3 इफेक्ट को हम क्लास 10 में पढ़े। 3 इफेक्ट में हम क्लास 10 में भी पढ़े, फिर हम 12 में आ गए, फिर यहाँ आ गए। अब नीट के बेसिस पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या कि ये हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, जहाँ जाइएगा आपके पीछे पीछे जाता रहेगा। तो कोशिश हमको ये करनी है कि हम इसको इस तरह से सिंपल बना करके इसको पढ़ें कि हमें कुछ भी रटने की जरूरत न पड़े और हम आसानी से इस चीज को कर लें। मतलब कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। अगर कॉन्फिडेंस आपने लूज कर लिया तो पता ये चलेगा कि आपको आ रहा है, लेकिन आप फंस जाएंगे उसी में कैलकुलेशन करने के चक्कर में। चलिए हम टॉपिक हेडिंग लगाते हैं। हमारा टॉपिक का जो नाम है वो है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिएगा कि हम जो बात कर रहे थे थर्मल का, थर्मल तो बहुत जगह सुनने को मिला है हमको। थर्मल वर्ड थर्म से बना है। किससे बना है? वर्ड थर्म से बना है। थर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? कुछ तो बताओ। थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब होता है हीट। हमने पढ़ा, बहुत से टर्म्स में पढ़ा है। हम लोग पढ़ा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स। हमने क्या पढ़ा है? थर्मोडायनामिक्स। और क्या पढ़ा आपने? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। और क्या पढ़ा? थर्मल एनर्जी, थर्मोमीटर, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोकपल। क्या पढ़े? थर्मोकपल। थर्मोकपल। देखिए ये टर्म कहाँ है? थर्म का मतलब क्या होगा बच्चों? थर्म का मतलब होता है हीट। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। और हीट क्या है? एक एनर्जी है। कहने की बात ये है कि इस चैप्टर, इस पोर्शन के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। हाँ, एससी वर्मा के चैप्टर नंबर 33 पेज नंबर 206 पर इसको जो ना ये पूरा लिखा है, इसको एक चैप्टर बना करके लिखा है। बाकी जगह क्या है, छोटे से टॉपिक बना करके इसको लिखा है। छोड़ दीजिए उसको, कौन से बुक में क्या लिखा हुआ है वो एक अलग मैटर है, सबके लिखने का तरीका अलग अलग है। लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली वो क्या पढ़ना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग ये जाने कि ये जो है अगला जो पोर्शन ये वाला बचा हुआ है, ये इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने पढ़ा था क्या? हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
तो यहाँ पर जो हम पढ़ने जाएंगे वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा क्या है बच्चों, केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। तीसरा क्या है, तीसरा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बाद लास्ट क्या है, थर्मो हाँ क्या होगा, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनफैक्ट क्या है बच्चों, इनफैक्ट ये है कि ये एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है। हाँ, ये एक दूसरे का रिवर्स है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा चार इफेक्ट को पढ़ना है, इस दोनों को यहीं पर पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर है, आगे चल करके देखिए एनसीईआरटी में देखिएगा या दूसरा के सिलेबस में जो दिया होगा, यहाँ पर दो पार्ट में इसको बांट दिया गया है। एक होगा क्या, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। और फिर क्या होगा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये सब तो चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे ही, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये वाला क्लियर हो जाए, फिर इसको पढ़ाएंगे, फिर इसको तो चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे ही। और ये जो थर्मल इफेक्ट है, इसमें हमको जो पढ़ना होगा वो यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, कि जब कभी किसी कंडक्टर में करंट को पास करते हैं तो कंडक्टर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, ठीक। ये जब कभी किसी कंडक्टर को क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं कंडक्टर से, तो क्या होता है, कंडक्टर गर्म हो जाता है। क्लास 10 में पढ़े थे, 8 में पढ़े थे। हाँ, तो उसी का जस्ट रिवर्स यहाँ है, थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या कि जब कभी किसी कंडक्टर को गर्म किया जाएगा, ठीक, तो क्या वो हीट प्रोड्यूस करेगा। इसी को हम लोग इस पोर्शन में डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं थर्मोकपल के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं सीबेक इफेक्ट के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं पेल्टियर इफेक्ट के बारे में और थॉमसन इफेक्ट के बारे में, और इसका यूज क्या है हमारे इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। हम सिस्टमेटिक ऑर्डर में सिस्टमेटिकली क्या करेंगे, हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। बात 1842 ईस्वी की थी, जब जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जिसको सिंपली हम लोग जूल कहते हैं, जूल ने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसा, ऐसा एक्सपेरिमेंट जो एक दुनिया में नई चीजों का इनोवेशन हुआ, और उन नई चीजों के बारे में स्टडी के बारे में हम या हीटिंग इफेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। केमिकल इफेक्ट में अंदर पढ़ेंगे हम, बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, हाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, हाँ एनोडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, बात करेंगे। हाँ, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में आपको पता ही है, इसमें हमारा अवस्थित एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, बायो-सावर्ट लॉ पढ़ेंगे, एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ पढ़ेंगे। उसका बाद मैग्नेटिक मैटर के अंदर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक मैटर के अलावा क्या होगा, हम पढ़ने वाले हैं हिस्टेरेसिस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मटेरियल का मैग्नेटिक नेचर है, प्रॉपर्टीज उसकी स्टडी करेंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के बारे में बात करेंगे, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक के बारे में बात करेंगे, वो है मैग्नेटिक मैटर के अंदर, राइट। कुछ स्टडी इन दोनों के बीच इंटरलिंक्ड होगा, इसलिए इंटरलिंक्ड होगा क्योंकि यहाँ मूविंग चार्ज है, ये इफेक्ट देगा करंट का, और उसका ये रिवर्स प्रोसेस भी होगा। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसी पर बेस आगे हम स्टडी करेंगे। थर्मो के बारे में हमने बता ही दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर। मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है कि हमको पढ़ना है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए हमारे लाइफ में हीट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये तब पता चलता है जब आपका हीट कम हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है, हीट जो है बॉडी का कम हो जाता है और या तो बढ़ जाता है, तब पता ये चलता है कि ना तो कम होने के बाद भी आप दुनिया में रहिएगा, ना तो ज्यादा होने के बाद भी दुनिया में रहिएगा। ये हीट हमारे लिए कितना जरूरी है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, बॉडी का जो टेम्परेचर वो घट जाए, और घट करके क्या हो जाए 90 आ जाए, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाए, हाँ, या बढ़ करके 110 चला जाए। तो अगर 90 आ गया तब भी चांसेस
नहीं है, नहीं रहिएगा, और वोल्टेज चला जाए तब भी नहीं रहिएगा। इसका मतलब क्या, कि हमारे बॉडी के अंदर भी हीट की जरूरत है। हमारा बॉडी भी क्या करता है, हीट, हमारे बॉडी के अंदर भी हीट है, और वो हीट हमारे बॉडी को सरवाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से क्योंकि हीट हमारे बॉडी के अंदर कहां से आता है, कहां से आता है हीट, हमारे बॉडी के अंदर हीट बॉडी के फंक्शन से, बॉडी के ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन से, प्लस हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ये हीट प्रोड्यूस होता है। सेम उसी तरह से जब किसी कंडक्टिंग वायर पर हम करंट को पास करते हैं, तो कंडक्टिंग वायर में जैसे करंट को पास करेंगे तो उस करंट को पास होने के बाद वो क्या करेगा, एक इफेक्ट को जनरेट करेगा, एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। वो इफेक्ट क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। देख लीजिएगा इस तरह से हमने पढ़ाया क्या, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। जब उसको करंट हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, जब किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और वही काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोलिजन से, आपस में इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन से क्या होगा, रेजिस्टेंस जनरेट करेगा, और वही रेजिस्टेंस क्या करता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो अपोज करता है। और याद रखिएगा कि वही काइनेटिक एनर्जी अपोज करने में हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सेम उसी तरह से बुक में लिखता है कि रेजिस्टेंस इज जस्ट एनालोगस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जैसे है कि जब आपके बॉडी के अंदर मोशन आएगा, जब मूवमेंट आएगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है, फ्रिक्शन बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरफेस की प्रॉपर्टी है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में और स्लाइड करिएगा तो सरफेस एक दूसरे से रब करेगा और फ्रिक्शन जनरेट होगा, और वहां पर हीट भी प्रोड्यूस होगा। सेम उसी तरह से जब किसी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर में, जब किसी कंडक्टर के अंदर में करंट को पास करते हैं, तो जैसे करंट को पास करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या होगा, मूव करेगा आगे की तरफ। इलेक्ट्रॉन है इधर उधर रैंडमली मोशन में जा रहे हैं, टकराएंगे आपस में, टकराने के बाद क्या होगा, जानते हैं टकराने के बाद क्या होगा। सेम उसी तरह से सपोज ऐसे करते हैं, एक छोटा सा गेट है और अंदर में बच्चे बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं। सडनली किसी ने अफवाह फैला दिया कि अरे बम फट रहा है, तो सब बच्चे क्या होंगे, अपनी जान को बचाने के लिए क्या करेंगे, भागेंगे किधर, गेट की तरफ। कैसे हमारा जान बच जाए, किधर भागेंगे, गेट की तरफ। तो कुछ बच्चे तो जाएंगे और कुछ बच्चे क्या होगा कि भागने के दौरान क्या होगा, भागने के क्रम में क्या होगा, टकराएंगे, टकरा करके क्या होंगे, वो गिरेंगे। वो गिरे हुए बच्चे आने वाले बच्चों के लिए रेजिस्टेंस जनरेट करेगा, उसको जाने से रोकेगा। सेम चीज उसी तरह से है, जब किसी कंडक्टर वायर से, जब किसी कंडक्टर से करंट को पास करते हैं तो करंट पास करने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा है कि टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड हियर, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब कि जब किसी मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली कि काइनेटिक एनर्जी घटेगा, या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, क्योंकि सिस्टम का जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी जो है वो कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से क्या कांस्टेंट है। चलिए बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट के बारे में। वो साल था 1842 ईस्वी, जिसमें जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया कि एक वायर लिया, कंडक्टर लिया, और उस कंडक्टर से करंट को पास किया। जैसे करंट पास करते हैं उससे, तो देखते हैं क्या कि कुछ देर के बाद वो कंडक्टिंग वायर जो है, वो जो कंडक्टर है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है, अगर मैथमेटिकली देखने की कोशिश करेंगे, जैसा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के जरिए कहा था कि एच जो है ना, प्रोड्यूसिंग हीट जो है ना, वो डिपेंड करता है आई स्क्वायर पर। मतलब कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कि कितना उससे करंट को हम पास कर चुके हैं या कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने क्या किया, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर मतलब रेजिस्टेंस, वायर का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, वो डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हीट भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो हीट भी घटेगा। सेम वैसा ही है जैसे हमारे घर में पापा का इनकम है और हमारे घर का स्टैंडर्ड है। पापा का इनकम खूब बढ़ गया तो घर के स्टैंडर्ड को बढ़ा देते हैं। सबके पास एक एक बाइक हो गई, खूब पैसा आया, हाँ एक एक कार खरीद लिया।
हम अचानक से क्या हो गया, पापा का इनकम डिके कर गया, डिक्रीज कर गया, तो क्या होगा कि पता चला कि हम लोग बाइक पर आ गए, और अब भी कम हुआ तो लोग साइकिल पर आ गए, और भी कम हो गया तो पैदल आ गए। मतलब क्या कि डिपेंड क्या कर रहा है कि इनकम कितना है और स्टैंडर्ड कितना है। इनकम और स्टैंडर्ड आपस में इंटरलिंक्ड है, सेम यहाँ पर है। हीट और रेजिस्टेंस आपस में इंटरलिंक्ड है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा हीट बढ़ेगा, घटा दीजिए घट जाएगा। अगला क्या है, एच इज प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब क्या टाइम, कितने टाइम तक। टाइम तो बहुत जरूरी चीज है, हमारे भारत में टाइम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन भी लेट होती है, अब प्लस की पब्लिक तो लेट रहती है। बच्चे को बुलाइए कि 10 बजे से क्लास होगा, तो बच्चे पहुंचेंगे क्या, आ रहे हैं 10:30 बजे। पूछे कहाँ थे, सर हमारी नानी का डेथ हो गया। जब पूछते हैं तो पता चला 3 साल पहले नानी जा चुकी है। तो ये हमारे यहाँ टाइम का इंपॉर्टेंस है। चलिए छोड़िए, इसी तरह से होता रहता है लाइफ में। हमारे यहाँ टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत ही डल है, कुछ नहीं है। एक अपने मध्य प्रदेश के सीए जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो इंग्लैंड या लंदन, इंग्लैंड ही गए थे। वो इंग्लैंड गए थे तो वहां पर उनकी गाड़ी क्या हुई, ट्रेन क्या हुई, मिस हो गई। मिस हुई क्या, नहीं ट्रेन मिस नहीं हुई, वो क्या हुआ कि चढ़े ट्रेन पे, अपना ट्रेन लिया और चले आगे की तरफ। कुछ स्टेशन गए होंगे कि उस ट्रेन में टेक्निकल फॉल्ट हो गया, और फॉल्ट होने पे ट्रेन 30 मिनट्स लेट हो गया। ये हम आपको न्यूज़ बता रहे हैं, मतलब फिर रिपोर्ट बता रहे हैं, पेपर में जिस तरह का आया था मैं उसके साथ बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि 30 मिनट ट्रेन लेट हो गई। तो फिर क्या हुआ कि माइक से अनाउंस होता है कि जितने भी पैसेंजर हैं बाहर, स्टेशन के बाहर आ जाइए, आपको जो है बस से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाएगा। तो उसी तरह से क्या हुआ कि सब लोग पैसेंजर निकले, उनका मीटिंग था वहाँ पे, यहाँ से अपने मध्य प्रदेश से जो गए थे उनका मीटिंग था वहाँ पे। तो ये बस से उनको डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिया गया। जब वहाँ से वो लौट करके आए अपने इंडिया में, भारत में आए, 1 या 1.5 महीने के बाद जो है उनको कुछ चेक आता है, मतलब बाय पोस्ट कुछ चेक आता है उनको। चेक आता है तो घबरा गए, किस बात का चेक है, हमने तो कहीं कोई अप्लाई नहीं किया है, कहीं कहाँ पैसा आता नहीं है हमारा चेक से, जो ये चेक आ गया। और साथ में उनको एक एप्लीकेशन, एक लेटर था, एपोलोजाइज लेटर जिसको कहा जाता है, एपोलॉजी वाला जो लेटर होता है, वो लेटर उनको पास आया और कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि, मतलब इंग्लिश में था वो, जैसा कि हिंदी के उसमें लिखा हुआ था, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपका टाइम इतना स्पेंड हुआ जिसके एवज में हम आपको इतना क्या करते हैं, कंपनसेशन देते हैं। देख लीजिए वहाँ पर टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे यहाँ क्या टाइम का इंपॉर्टेंस है वो हम लोग जानते हैं कि पता चलता है कि ट्रेन भी लेट आती है तो हम तो लेट आते हैं, हमारे यहाँ ट्रेन मिस होती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि ट्रेन छूट जाती है, हम लोग नहीं छूटते हैं, हमारे यहाँ ट्रेन छूट जाती है। ठीक है, छोड़िए इस बात को। जब इसको हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे तो क्या होता है, h इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, यहाँ पर जब क्या होगा, h के बारे में बात करेंगे तो यहाँ k लगाएंगे, I स्क्वायर RT। तो याद रखिएगा k का जो वैल्यू होता है SI सिस्टम में 1 होता है। अब कहाँ होता है ये तो हम जूल साहब से पूछेंगे, तो आपको हम बताएंगे। h बराबर होगा क्या, I स्क्वायर RT। ये हमारा क्या, हीट का फार्मूला है, जिसको हम जूल्स लॉ भी कहते हैं। ये कहाँ से आया, कैसे आया, हम उसको भी डिस्क्राइब करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। और जब एसआई सिस्टम नहीं रहेगा, जब ये कैलोरी में हम कंसीडर करेंगे हीट को, अभी तो ये आएगा जूल में, ठीक, हम जब इसको कैलोरी में कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू 1/J I स्क्वायर RT। जे को जो कहा जाता है, जे जो कहा जाएगा, जिस जे को, उसको कहा जाता है जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जिसका वैल्यू होता है 4.18 जूल पर कैलोरी। 4.18, जिसको सिंपली 4.2 लेते हैं, आमतौर से हम लोग 4.2 लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, हम उसको प्रूफ करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट डेरिवेशन है, घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ तक ये बात है कि हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। वन सेकेंड, ये तो हमारा क्या हुआ, ये हुआ कहाँ से उन्होंने एक्सपेरिमेंटली लाया था, और एक्सपेरिमेंट लाने का था, देखिए क्या, एक वायर लिया, कंडक्टर लिया, इस तरह से कंडक्टर होगा, इस तरह का कोई कंडक्टर है, इसको क्या किया, हम किसी सोर्स से जोड़ दिए, इसे
सोर्स से जोड़ना था तो ऑब्वियसली है क्या करेगा, ये पोटेंशियल मेंटेन रखेगा, पोटेंशियल को मेंटेन रखेगा। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, I करंट पास हो रहा है और कितने समय तक हम पास करेंगे हम इसको देखेंगे T, ये क्या है टाइम, चाय पत्ती, T टाइम चाय पत्ती, ऐसा नहीं है T क्या है टाइम है, टाइम मतलब समय है। T टाइम तक हम क्या करते हैं, किसी सोर्स से जोड़ते हैं तो करंट जो पास होता है उस करंट के पास होने की वजह से ये क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, हम जानते हैं कि चार्जेस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आते हैं बच्चों, तो ऑब्वियसली के कोई ना कोई तो वर्क करना पड़ेगा। हम क्या जानते हैं, मिर्च मसाला यहाँ पे लगा देंगे कि लेट ए बी अ कंडक्टर, लेट ए बी अ कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए सोर्स। हाँ, जब सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगा। सेल है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल निकलता है, चार्ज क्या, नॉट इलेक्ट्रॉन, चार्ज क्या है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव में इंटर करता है। ऐसे आएगा खट 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 होते हुए यहाँ से फिर आएगा, यहाँ से इसे एनर्जी लेगा, ला कर किसको देगा। हाँ, मतलब ऐसे होगा जैसे आप हैं, पैसा ले लेते हैं, मम्मी से मांग के दे दो पॉकेट मनी और जाकर के दोस्त में खर्च कर देंगे। वही हाल है, यहाँ पर इससे लेता है, क्या लेगा, चार्ज लेगा इससे, हाँ एनर्जी लेगा, एनर्जी लेकर क्या आएगा, इफेक्ट इसको देगा, ये इतना काम किया, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर वैसे चार्ज जो निकला यहाँ से उसके पास एनर्जी इतनी कम है, यहाँ तक पहुंच गया जल्दी, फिर इससे लिया, फिर यहाँ से इसको दिया, मतलब यूटिलाइज कर रहा है, इसको ले रहा है, इसको दे रहा है, मम्मी से ले रहा है, दोस्तों में खर्च कर रहा है, फिर वो मम्मी से लिया, फिर दोस्त में खर्च किया। क्या कर रहा है, आपके पास इनकम है ना आउटपुट है, वहाँ आउटपुट है, इनकम तो मम्मी वाला है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो वर्क होगा, हम देखेंगे वर्क बराबर क्या होता है बच्चों, वर्क बराबर होता है वोल्टेज इनटू चार्ज। ये हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10 से। V इज इक्वल टू W बाई Q, तो W इज इक्वल टू होगा V इनटू Q। चार्ज बराबर वर्क डन बराबर क्या होगा, वर्क डन बराबर क्या होगा, वोल्टेज इनटू चार्ज। तो अब क्या है, V के बारे में हमने पढ़ा है, V इज इक्वल टू होता है क्या ओम्स लॉ से, बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR और Q इज इक्वल टू पढ़े थे IT, पढ़े थे ना, तो क्या होगा ये I स्क्वायर RT आ गया ना, ये क्या है, वर्क है। और हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से पढ़ा था कि टोटल एनर्जी चाहे वो हम काइनेटिक लेंगे या पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, उसका सम क्या होगा, जीरो होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये पढ़ा था। और हम ये पढ़े थे कि कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य, वर्क इज एनर्जी एंड एनर्जी इज वर्क। रुपया ही आजकल तो रुपया ही प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी ही रुपया है। रुपये से लेकर के जमीन खरीद लिया, हाँ, अब फिर बाद में जमीन को बेच दिया तो क्या होगा, गया हुआ पैसा वापस आ गया। तो बस वही है कि वर्क इज एनर्जी एंड एनर्जी इज वर्क। ही यहाँ पर जो वर्क है वो यहाँ से यहाँ तक जो, हाँ, इलेक्ट्रॉन को आने में लगा होगा, काम जो करना पड़ा होगा उतना ही ना हीट प्रोड्यूस किया होगा। तो वही तो है, यही ना हो गया यार, ये जो वर्क है ये क्या है, एनर्जी है। इसी को लिखा इस तरह से जाता है H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। जूल ने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट को ऐसे ही मतलब कि इसको पैरामीटर को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके ये साबित कर दिया कि वर्क और एनर्जी के बीच जो रिलेशन है वो हमेशा मेंटेन है। थ्योरम सही है, फेल नहीं हुआ। और यहाँ देखेंगे हीट कितना प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कि आई कितना पास कर रहे हैं। हीट कितना प्रोड्यूस होगा डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना है, वो हीट कितना प्रोड्यूस होगा और डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक पास कर रहे हैं। आप अपने घर में लैपटॉप, मोबाइल फोन, जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको लगाइए, करंट वहाँ कनेक्ट करिए उसको अपने बोर्ड से, सोर्स से कनेक्ट करिए उसको, कनेक्ट करके देखिए, पहले 5 सेकंड करिए, फिर 10 सेकंड करिए, फिर 15 सेकंड करिए, फिर 1 मिनट करिए, 2 मिनट करिए। देखिए जितना टाइम यूटिलाइज करेगा उतना ही अप्लायंस क्या होगा, गर्म होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ हीट, हाँ, उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा मतलब यूटिलाइज करेगा एनर्जी को उतना ही क्या होगा, हीट उतना प्रोड्यूस होगा। तो बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये हमारा क्या
जूल्स लॉ था। इसी जूल्स लॉ के बेसिस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन है फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट, फाइंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट of 10 ohm when 5 ampere current flows for 5 मिनट। कहने वाली बात यह है कि एक सर्किट है, इस सर्किट से 5 एम्पीयर का करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, कितने टाइम तक? 5 सेकंड तक, 5 मिनट तक लिखा होगा, 5 मिनट तक। जबकि इसका जो है वो रेजिस्टेंस क्या है? 10 ओम है। तो कह रहा है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पर पुट करना है। यहाँ देख लीजिए फार्मूला यही लगेगा, I स्क्वायर RT। I कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर, R कितना? 10, और ये टाइम कितना? 5 मिनट है। इस 5 मिनट को क्या करेंगे हम लोग? सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपका होगा 25 into 5 300, ये होगा आपका पहले से जीरो, कितना? 25 दिया 75,000 जूल होगा, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? 75 किलो जूल। इतनी एनर्जी का क्या होगा? वो यूटिलाइज करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। जितना वर्क करेगा उतना हीट क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये एनर्जी है, ये क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी के बारे में पढ़ा क्या कि एनर्जी टाइम इंडिपेंडेंट होता है। एनर्जी क्या होता है? टाइम इंडिपेंडेंट होता है। और हाँ, पावर क्या होता है? टाइम डिपेंडेंट होता है। हाँ, याद रखिए फिर से, एनर्जी क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट है, और जबकि पावर क्या है? टाइम डिपेंडेंट है। डिफिनेशन क्या कहता है? एबिलिटी टू डू वर्क। कोई अप्लायंस कितना काम कर रहा है, कितने देर के लिए नहीं, कितना काम कर रहा है, उसकी एबिलिटी है, वो क्या करेगा? उसका एनर्जी है इसका, ठीक है। और कितने टाइम तक काम कर रहा है, हाँ, कितना एनर्जी यूटिलाइज किया और कितने देर तक काम किया, तो क्या कहलाएगा? उसको पावर कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे एनर्जी और पावर और उसके बीच में रिलेशनशिप। अभी हम इसको नोट कर लीजिए, आप फिर हम भी देख रहे हैं जस्ट इसके बाद क्या पावर क्या है और उन दोनों के बीच में क्या आपस में रिलेशनशिप है, उसको देखेंगे, ठीक है। अब इसी को एनर्जी को हम आगे बढ़ाइए तो देखेंगे क्या कि देखिए वर्क अपॉन, इसको टी को इधर कर लेंगे, टाइम बराबर क्या होगा? I स्क्वायर R, और ये क्या है? ये है पावर बराबर होगा क्या? I स्क्वायर R। एक फार्मूला आ गया पावर का, I स्क्वायर R। अब दूसरी बात क्या है? यही पावर को क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं, फिर से हम देखते हैं आगे।